स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसके हमने 8 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 9 डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है। नीचे 4 सीक्वेंस दिए हुए, जिसमें से 3 राइट है और 1 रॉन्ग है, और रॉन्ग वाला अपन को चूज करना है। ये क्वेश्चन AI ट्रिपल 2005 में पूछा गया। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आयनिक त्रिज्या भी आ जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी यानी EA भी आ गई, और आयनन ऊर्जा यानी IE भी आ गई। हमने पिछले 7-8 भागों में जो 3 चीजें पढ़ी, साइज, IE और EA, उन तीनों का ये मिक्सअप है। इसका लिए अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो आंसर निकालते हैं अपन। इसमें पहला ऑप्शन बोल रहा है कि Al+3 से बड़ा है Mg+2, Mg+2 से बड़ा है Na+ से बड़ा है F-। देखो आयनिक त्रिज्या का सीक्वेंस, यानी F- सबसे बड़ा है और Al+3 सबसे छोटा है। क्या ये राइट है रॉन्ग है? चलो अपन ट्राई करते हैं। मैंने बेसिकली आपको बताया साइज के अंदर आपको क्या बताया था कि यदि सम इलेक्ट्रॉनिक की स्थिति आए, तो सबसे बड़ा होता है ऋणायन, फिर होता है उदासीन, फिर होता है धनायन। किस स्थिति में? सम इलेक्ट्रॉनिक की। और आप इन चारों एलिमेंट को देखो, अपने आप में सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी जिसमें इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने कुत्ते उसमें, उतने कितने इसमें है। इस कारण नेगेटिव है वो सबसे पहले आएगा, फिर उदासीन, फिर धनायन। धनायन में भी सबसे छोटा या सबसे पीछे कौन आएगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो सिंपली बात है, इससे ये छोटा है, क्योंकि इसके ऊपर +3 है और इसके ऊपर +2 है। तो ये सीक्वेंस अपने आप में राइट है। सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा हो ये, दो बीच में आयनिक त्रिज्या का ये क्रम अपने आप में राइट है। लेकिन हमें क्या पूछा है? क्रम सही नहीं कौन सा, मतलब रॉन्ग वाला अपन को आंसर चूज करना। चलो बी ऑप्शन के ऊपर आते हैं। बी ऑप्शन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का बढ़ता क्रम, यानी हमें 4 एलिमेंट दिए हुए, ये अपने आप में P ब्लॉक के हेलोजन वर्ग यानी 17वें वर्ग के तत्व है। यदि मैं इन्हें सजाऊं तो फिर कल बार आई। इन 4 एलिमेंट का एक सीक्वेंस दिया हुआ कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का बढ़ता क्रम, यानी EA का बढ़ता हुआ क्रम सही है या नहीं है। बेसिकली EA से रिलेटेड मैंने चीज आपको कल समझाई थी कि EA सामान्यतः साइज के विद्युत क्रमानुपाती होती है, आकार के विद्युत क्रमानुपाती होती है। बट थर्ड आवर्त की जो EA होती है वो सेकंड से ज्यादा होती है। रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया था। तो ऑल ऑफ अप टू डाउन आते तो साइज बढ़ेगी तो EA घटेगी। इसका मतलब सबसे कम तो EA इसकी होगी। लेकिन इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कल भी मैंने बोला, इन दोनों की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी फ्लोरीन से। और अब इन दोनों की बात कर तो ऊपर से नीचे जा रहे, साइज बढ़ रही तो ये घटेगी। इसका मतलब फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन। तो क्या ये सीक्वेंस है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ सही है। इसका मतलब ये वाला भी सही है। चलो थर्ड वाला अपन चूज करते हैं। थर्ड वाला है कि धात्विक त्रिज्या का क्रम। हमें 4 एलिमेंट दिए हुए, कौन कौन से? चलो अपन ट्राई करते देखते हैं। ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। ऑल ओवर देखें S ब्लॉक के एलिमेंट है, और ये अपने आप में एक वर्ग यानी ग्रुप के अनुसार दिए हुए। तो हमें पता है ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती और फ्री, यानी हमें 4 दी हुई। ये कह रहा है धात्विक त्रिज्या का बढ़ता क्रम, मतलब सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। सही है या ना? तो अपन को पता है एक वर्ग में अपन ऊपर से नीचे जाते तो साइज बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। इसका मतलब नीचे वाला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये, फिर ये छोटा और सबसे छोटा ये। तो ये सीक्वेंस सही है? हाँ सही है। R भी सबसे बड़ा, फिर K, फिर Na, ये वाला भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? सर आंसर जाएगा D। फिर भी अपन D वाले का पोस्टमार्टम कर दे। यहाँ पे प्रथम आयनन ऊर्जा यानी IE का सीक्वेंस दिया हुआ है इन 4 एलिमेंट के लिए। तो क्या राइट है या रॉन्ग है? चलो इनको सजाते हैं। अपन को पता है, अपन एक पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड यानी आवर्त की बात करें तो एलिमेंट आते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हालांकि IE के लिए भी यही सीक्वेंस है कि IE साइज के विद्युत क्रमानुपाती होती है। बट यहाँ से यहाँ जा रही, साइज घट रही है। तो इसका मतलब
आई बढ़ेगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, सबसे ज्यादा होनी किसकी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, लेकिन हो किसकी जाती है? नाइट्रोजन की। वाई क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन का जो P3 है वो अपने आप में अर्धपूरित है और स्थायी विन्यास वालों में हमेशा आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है और स्थायी विन्यास वालों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, उनको पीछे रखते हैं। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले नाइट्रोजन आना चाहिए, फिर ऑक्सीजन आना चाहिए, फिर कार्बन आना चाहिए, फिर बोरॉन आना चाहिए। राइट ये होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ क्या? ऑक्सीजन पहले दिया हुआ फिर नाइट्रोजन। इसका मतलब ये वाला रॉन्ग है और इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। क्या पूछा? क्रम सही नहीं है, तो डी आंसर इसका चला जाएगा। चलो आया समझ में? अब अपन 4th नंबर पॉइंट शुरू करते हैं जिसका नाम है विद्युत ऋणता। बहुत ही बढ़िया, कोई अपवाद नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, न स्थायी वाला न अस्थायी वाला। सबसे बढ़िया सीक्वेंस यही है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी EN साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बिहाफ पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, यहां तक ये लिख लो, मैं आगे समझा रहा हूं। चलो अपन 4th नंबर पॉइंट समझते हैं जिसका नाम है विद्युत ऋणता यानी EN। यदि मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो कहलाती है विद्युत ऋणता। यदि हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो दो एलिमेंट है, एक का नाम है X, दूसरे का नाम है Y। यदि मैं इनकी EN विद्युत ऋणता की बात करूं तो X और Y अपने आप में जिस सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं, ये सिंगल बॉन्ड अपने आप में दोनों के ही साजित इलेक्ट्रॉन द्वारा बना है। यानी इस सिंगल बंध में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक X का है, दूसरा Y का है। इस कारण मैं पर्टिकुलर क्या बोल रहा हूं? साझे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। यानी इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को अब कौन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? जो अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा हो जाएगी, जो इतना आकर्षित नहीं कर पाएगा उसकी विद्युत ऋणता उतनी कम हो जाएगी। वो कैसे? मैं कह रहा हूं दो एलिमेंट है, एक कोवैलेंट यानी सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए। यदि मैं EN की इनकी बात करूं तो मुझे पता चलता है कि Y के ऊपर डेल नेगेटिव है और X के ऊपर डेल पॉजिटिव है। यानी Y के ऊपर आंशिक ऋणावेश है और X के ऊपर आंशिक धनावेश है। और इसी के आधार पे मैं कह रहा हूं कि Y की विद्युत ऋणता X से ज्यादा है। वो कैसे? यहाँ पे पता चल रहा है कि Y के ऊपर डेल नेगेटिव। डेल नेगेटिव का मतलब है कि इस बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को Y ने अपनी ओर ज्यादा आकर्षित किया, और आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता। जो ज्यादा आकर्षित करेगा उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, और जो ज्यादा आकर्षित करेगा उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आएगा, नेगेटिव। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आकर्षित किसे कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, इस कारण उस एलिमेंट या तत्व के ऊपर भी क्या आ जाता है? ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज। यदि मैं फैक्टर की बात करूं कि कौन कौन से कारकों पर विद्युत ऋणता निर्भर करती है, तो उसमें पहला फैक्टर है विद्युत ऋणता आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है और विद्युत ऋणता जेड इफेक्ट के समानुपाती होती है। और यही बेसिक वाला फैक्टर है, ये IE EA दोनों पर भी लागू होता था, लेकिन वहां पर स्थायी विन्यास के कारण IE और EA में उल्टा हो जाता था कुछ। हालांकि मैंने आपको पिछले लेक्चर या पिछले जो 5 भाग थे उनमें समझाया, जो IE यानी आयनन ऊर्जा होती है वो स्थायी विन्यास के समानुपाती होती है। इस कारण यदि हम घटता या बढ़ता क्रम लिखते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेबल कंडीशन आती है, लेकिन ऑन एन एवरेज IE EA और EN के लिए अपन देखें तो ये तीनों चीजें साइज की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। आगे सबसे बेटर पॉइंट है EN में EN में ज्यादा आपको माइंड नहीं दौड़ाना। इसमें क्या है? EN स्थायी विन्यास पर निर्भर नहीं करती। EN में कभी भी हम स्थायी विन्यास की बात नहीं करेंगे। हालांकि IE और EA में करते थे, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपको यदि साइज वाला फैक्टर पता है तो आप आंख बंद करके EN के लिए राइट आंसर निकाल सकते हो। नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया, मेरे पास कुछ एलिमेंट है, बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मुझे बोला जाए कि इनको आप EN के घटते हुए क्रम में लिखो, यानी विद्युत ऋणता के घटते हुए क्रम में लिखना है। वो मैं कैसे लिखूंगा? पहले इन एलिमेंट को मैं एक आवर्त सारणी में जिस प्रकार एक सीक्वेंस से सजा दूं। ये P ब्लॉक के एलिमेंट है और अपने आप में एक आवर्त के अनुसार, तो मैं इन्हें कैसे सजाऊंगा? तो सर पहले आएगा बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। बेसिकली यही है। अब आपको पता है कि आप एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाते हो तो साइज नियमित रूप से घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है, और साइज जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसकी EN उतनी ही
सॉरी साइज जिसकी जितनी कम होगी उसकी ईएन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से यहाँ आ रहे फ्लोरीन की साइज सबसे कम है, इस कारण इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा, फिर इससे कम ये, फिर कम ये, कम ये, लास्ट में ये आएगा। तो इसको यदि मैं ईएन के घटते हुए क्रम में लिखूँ तो सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा बोरोन। विद्युत ऋणता का घटता हुआ क्रम इसका ये है, इसमें कोई अपवाद नहीं। लेकिन सर लेकिन क्या, यदि हमें ये पूछा जाए, यदि ये एलिमेंट दिए हुए और हमें पूछा जा रहा है कि आप इन तत्वों को IE के घटते हुए क्रम में लिखो, यानी आयनन ऊर्जा के घटते हुए क्रम में लिखो, तो सीक्वेंस पहले वाला आप लिखोगे सर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहाँ से यहाँ जाएंगे, साइज घटेगी तो IE बढ़ेगी तो सर सबसे ज़्यादा IE किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। फिर होनी ऑक्सीजन की चाहिए, लेकिन होती ज़्यादा नाइट्रोजन की है। किसकी होती है? नाइट्रोजन की। वाई क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन का पी कक्षक अर्धपूरित होता है और अपने आप में स्थायी होता है। इस कारण नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा बोरोन। देखो है तो तीनों ही चीज़ें, यहाँ IE वाली चीज़ भी साइज में रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे स्थायी विन्यास वाला आपको ध्यान रखना है। सर यदि हमें EA का पूछा गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यदि घटता हुआ क्रम का पूछा गया तो अपन कैसे लिखेंगे? चलो उसको भी बिठाते। सेम एज इसी की तरह बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, साइज वाला रिलेशन देखना है। और यहाँ से यहाँ जाएंगे, साइज घट रही तो EA क्या होगा? बढ़ेगी। EA बढ़ेगी तो सर ये सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की। किसकी? फ्लोरीन की। फिर होगी ऑक्सीजन की। फिर सर नाइट्रोजन में आए तो नाइट्रोजन में जो इसका पी कक्षक वो अर्धपूरित है तो स्थायी हो जाएगा। और EA में हम जिसका जो स्थायित्व ज़्यादा होता था वो उतना पीछे आता था, जिसमें मैंने आपको बेसिकली सेकंड A और अक्रिय गैसों के बारे में लिखाया था। लेकिन इसमें क्या है सर, आना ये चाहिए लेकिन पहले कौन आ जाता है? कार्बन। फिर नाइट्रोजन आना चाहिए, फिर भी नहीं आता, फिर आता है बोरोन, लास्ट में कौन आता है? नाइट्रोजन। ये देखो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, कार्बन के जस्ट यहाँ पे ये लिख लेते फिर नाइट्रोजन लिखते, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ध्यान ये रखना है कि जिनमें भी स्थायी विन्यास आ जाता है उसको उठाए सबसे पीछे रखना है। लेकिन ध्यान रखना है, ये बेसिकली पूछे जाते हैं, बट EN में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये स्थायी विन्यास के ऊपर निर्भर नहीं करती। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अपन कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं। चलो अपन EN से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ICL प्रदर्शित है। ये क्वेश्चन AI-EEE में आया हुआ, यानी ICL दिया हुआ है, नीचे इनको हम यदि चार्ज यानी आवेश के अनुसार प्रदर्शित करना चाहे तो कौन सा इसमें ऑप्शन राइट है? एक है ICL जिसमें I के ऊपर पॉजिटिव है, CL के ऊपर नेगेटिव है। सेकेंडली है ICL, उसमें I के ऊपर डेल नेगेटिव है और CL के ऊपर डेल पॉजिटिव है। डेल का मतलब होता है आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं। लास्ट वाला C ऑप्शन बोला है कि I के ऊपर डेल पॉजिटिव है और CL के ऊपर डेल नेगेटिव, यानी इसका उल्टा। और फोर्थ बोला है नोटा, यानी नन ऑफ द एबव। इसमें राइट कौन सा वो चूज करना अपन को। क्या फंडे लगा सकते हो? चलो आ जाओ, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो मैं ICL की बात करूँ, ICL में एक आयोडीन है, दूसरा क्लोरीन, क्लोराइड, जो भी बोलो आप। अब इसको अपन को प्रदर्शित करना है कि किसके ऊपर प्लस आएगा, किसके ऊपर माइनस आएगा। सिंपली मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं, फिर कल बाहर आई ऐसे, इसमें से एक एलिमेंट है Cl और दूसरा है I। और अपन को पता है ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, है ना। एक ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, कोषों की संख्या बढ़ती है, इसका आकार बढ़ता है, साइज बढ़ेगी, इसका मतलब EN घटेगा। इसका मतलब इसके EN इससे कम है, इसका मतलब विद्युत ऋणता इसकी ज़्यादा है। और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है उसके ऊपर पॉजिटिव, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है उसके ऊपर नेगेटिव आता है। नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि मैं इसको लंबा चौड़ा लिखूँ तो ICL को वास्तविकता में ऐसे लिखा जाता है ICL। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन में से मैं बात करूं, Cl की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। ये खींचने की कोशिश करेगा, जैसे ये खींचेगा तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा और बगल के ऊपर डेल पॉजिटिव है, डेल आएगा।
पूर्ण रूप से नहीं आएगा। सर पूर्ण रूप से क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अपने आप में जो बॉन्ड है या ये जो कंपाउंड है अपने आप में कोवैलेंट कंपाउंड है, यानी सहसंयोजी कंपाउंड है। इस कारण इनमें आंशिक रूप से, यदि आयनिक होते तो उनमें पूर्ण रूप से धनावेश या पूर्ण रूप से ऋणावेश आता। सर आयनिक का कैसे पता चलता? तो उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए एस ब्लॉक का और बाकी एक जो दूसरा एलिमेंट या तो डी ब्लॉक का हो या पी ब्लॉक का हो। जैसे एग्जांपल दूं मैं NaCl, तो एक एलिमेंट किसका? Na एस ब्लॉक का, Cl पी ब्लॉक का। यदि मैं इसको प्रदर्शित करना चाहूं तो मैं Na के ऊपर पूर्ण रूप से प्लस लिखूंगा, इसके ऊपर माइनस लिखूंगा, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड, ये कोवैलेंट इसलिए आंशिक रूप से, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव, बगल वाले के ऊपर पॉजिटिव। इसका आंसर क्या चला जाएगा? सी। ये ट्रिपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है। हम इसको सोल्व करते हैं EN के भी यहाँ पे। चलो सेकेंडली क्वेश्चन है, ये भी है ट्रिपल में आया हुआ क्वेश्चन। बोल रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH में द्वितीयक व चतुर्थ कार्बन में किसकी EN अधिक होगी? नंबर 2 पर ये कार्बन है, नंबर 4 पे ये कार्बन है। तो हमें यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में डिसाइड करना है किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। क्या सेकंड कार्बन की फोर्थ से ज्यादा है, या फोर्थ की सेकंड से ज्यादा है, या सेकंड और फोर्थ की इक्वल है या नोटा? इसका अपन को आंसर चूज करना है। वो कैसे करेंगे? पहले चलो मैं इस स्ट्रक्चर को लिख रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन। बेसिकली अपने आप में सिंगल कार्बन होता है तो उसकी EN अपने आप में इक्वल होती है भाई। मैं यदि एक यहाँ पे कार्बन बैठा उसकी EN बराबर, यदि एक बैठा उसकी बराबर। लेकिन ऐसे कंपाउंड में अपन को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो सर कैसे? इनमें क्या करना पड़ता है? जो कार्बन जिसकी हमें EN ज्ञात करनी, उसका हमेशा संकरण आप ज्ञात करो, संकरण ज्ञात करो। और जिस संकरण में S कैरेक्टर जितने ज्यादा आएंगे, S गुण जितने ज्यादा आएंगे, उसकी EN उतनी ही ज्यादा होगी। वो सर कैसे? चलो अपन ज्ञात करते हैं। आपने ये वाला कार्बन लिया, ये सेकंड वाला कार्बन है। सबसे पहले इसका संकरण ज्ञात करो। संकरण में बेसिकली क्या होता है? सिग्मा वो लोन पेयर पार्टिसिपेट होते हैं उनके बिहाफ पर। हालांकि हम पाई को इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। वो सर कैसे? चलो आ जाओ। यदि मैं सेकंड कार्बन की बात करूँ और उससे मैं खोल दूँ, पूरा ओपन करूँ, तो देखो फर्स्ट वाला CH2 ऐसे है, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन का कार्बन, इसके बगल में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर आगे C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये मैंने सेकंड वाले को खोल दिया। तो सर फोर्थ वाले को भी खोल दो। चलो फोर्थ वाले को खोल देते तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 1 2 3 4 कंप्लीट है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो इस कार्बन के लिए बात करो 1 2 3 4 इक्वल है। अब अपन इसके लिए संकरण ज्ञात करते हैं। और संकरण में बेसिकली क्या होता है? हम सिग्मा प्लस लोन पेयर टोटल करते हैं, बाकी किसी को नहीं लेना। अब इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 है पूरी। सिग्मा कितने? सर एक सिग्मा, और किसी भी मल्टीपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा होता है, बाकी सब पाई होती। तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, टोटल कितने होंगे? 3 सिग्मा। क्या इसके ऊपर लोन पेयर है? सर नहीं है। लोन पेयर कितने? 0 लोन पेयर। तो टोटली 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा के आधार पे इस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp2। कितना होगा? sp2। तो सर इस कार्बन का ज्ञात करें, वो कैसे करेंगे? वो भी ज्ञात कर देते। इस कार्बन के बगल में एक बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया। इस कार्बन के बगल में 3 बॉन्ड है, तो हमेशा मैंने बोला मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, बाकी 2 पाई होते। तो सर एक ये सिग्मा हो गया। कितने सिग्मा है? 1 और 1 2। तो इस स्ट्रक्चर में 2 सिग्मा है। कितने हैं? 2 सिग्मा है। और 2 सिग्मा के भी यहाँ पर लोन पेयर कितने? 0 है। यदि मैं इसका संकरण बोलूं तो इस कार्बन, चौथे कार्बन का संकरण होगा sp। क्या होगा? sp। तो ऑल ओवर देखो, यदि मैं इस पूरे को 100% मानता हूं, तो टोटली कितने? 1 2 3 भाई, 1 s 2 p 3 है। 3 में से s कितना है? 1 है। तो 1/3 गुणा 100 करूंगा, तो लगभग इस सेकंड वाले कार्बन में s की जो मात्रा है वो है 33%। कितनी? 33%। यदि इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन में टोटली 2 है, s कितना है? 1 है। टोटली 2 गुणा 100 करूंगा तो अपने आप में ये आ जाएगा 50%। और मैंने अभी बताया जिसमें s की मात्रा ज्यादा होती है उसकी EN यानी विद्युत ऋणता ज्यादा होती। इसमें s की मात्रा 50%, उसमें 33%, इसमें ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं चौथे कार्बन की विद्युत ऋणता सेकंड से ज्यादा है। इसका आंसर ये चला जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई जी, पूछा जा सकता है। आप तो वो समझ के बैठते हो कि सर ये चौथा, ये अपन घटता हुआ क्रम लिखे या बढ़ता हुआ, लेकिन ऐसा भी पूछा गया है त्रिपली में। तो मैं आशा कर रहा हूँ ये समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। नाइट्रोजन, सल्फर
ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के लिए ये एनसीईआरटी में एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ कि इन चारों के लिए आप ईएन का घटता हुआ क्रम लिखो, आईई का घटता हुआ क्रम लिखो और ईए का घटता हुआ क्रम लिखो। कैसे लिखोगे, चलो ट्राई करो आप खुद। वैसे दिख तो रहा थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा, लगभग टाइम देखे तो रात को लगभग 1 बज रही है, तो आशा कर रहा हूँ। वैसे क्या 2 लाइटें लगी हुई हैं तो डबल परछाई बन जाती, फिर भी पढ़ने वाले कैसे भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो। लोग रात को वो बोलते हैं ना कि लालटेन के नीचे बैठ के, शायद ऊपर एक चित्र लगा हुआ, मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, तो उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ सकते हैं। चलो इन चारों का आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता जाऊँगा, आप ये मत सोचो कि आप दिख नहीं रहा मजे से, कॉन्सेप्ट बाकी बढ़िया सिखाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी। नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस के लिए सही, मतलब इन चारों को सॉरी इन तीनों का घटता हुआ क्रम लिखना। तो बेसिकली आ जाओ, मैंने फंडा आपको समझाया। सबसे पहले इनको पीरियोडिक टेबल के अनुसार सजाया करो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाना पार्टिकल, ओम सिंह, 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट बेसिकली आपको बता, आप एक पीरियोडिक टेबल में यहाँ से यहाँ जाते हो, यहाँ से यहाँ जाते हो तो साइज बिकॉज घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। ऑल ऑफ यदि मैं अप टू डाउन जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, और साइज की भी यहाँ पे हम इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन ईएन का घटता हुआ क्रम, ईएन कोई स्थायी विन्यास के ऊपर निर्भर नहीं करती। तो सर देखो यहाँ से यहाँ आ रही है, साइज घट रही है। जैसे साइज घटेगी इसका मतलब उसकी ईएन ज़्यादा होगी। सब हमेशा ईएन में ये ध्यान रखा करो, ऊपर वाला आवर्त होगा उसकी सबसे ज़्यादा, फिर नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, तो ईएन अपने आप में कम हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ईएन किसकी है सर, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर सर इन दोनों में किसकी होगी, तो सर इन दोनों को सोल्व कर दिया, हम नीचे आए, नीचे इन दोनों की साइज इनसे ज़्यादा है, मतलब इन दोनों से इन दोनों की ईएन कम है, लेकिन इन दोनों में भी ज़्यादा किसकी होगी, तो इन दोनों की तुलना करें, यहाँ से यहाँ आ रहे साइज घट रही तो ईएन बढ़ेगी, तो यहाँ पे सर सल्फर आएगा, फिर आएगा फॉस्फोरस। तो ईएन का सीक्वेंस ये है। ये आ गया समझ में, बेसिकली कोई रट्टा मारना है नहीं, फंडे समझने। मैं यदि आईई की बात करूँ तो मैंने वापस सजा देता हूँ, नाना पार्टिकल, ओम सिंह। आईई यानी आयनन ऊर्जा की बात करूं, सिंपली बात सेम फैक्टर लगाओ, यहाँ से यहाँ साइज घट रही है तो आई बढ़ेगी, अप टू डाउन साइज बढ़ रही है तो आई घटेगी। तो इसका मतलब ऑल ओवर इन दोनों से इन दोनों की ज़्यादा होगी आई, लेकिन इन दोनों की मैं तुलना करूं साइज के अकॉर्डिंग इसकी आई ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती। क्यों हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे NP3 यानी P उपकोष है वो अर्धपूरित होता है, इस कारण इसकी IE ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब नाइट्रोजन पहले आएगा, फिर आएगा ऑक्सीजन। फिर वापस नीचे आते इन दोनों की तुलना करें, सेम है। यदि यहाँ से यहाँ आता हूँ साइज अपने आप में घट रही है तो IE बढ़ेगी, बट यहाँ पर भी सेम फैक्टर लगता है। यहाँ पर इसका क्या होगा, ये सर इसका अंतिम NP3 है। भाई एक वर्ग में आने वाले तत्वों का बाह्यतम कोश का विन्यास हमेशा सेम होगा, तो सर NP3 ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में सर स्थायी, तो इसकी इससे ज़्यादा हो जाएगी, फिर आएगा फॉस्फोरस, फिर आएगा सल्फर। ये क्वेश्चन फिर आगे EA का ज्ञात, अच्छी IE और EA में अच्छे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि ये स्थायी विन्यास पर निर्भर करती है। ये था IE का। अब सर अपन ज्ञात करें EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेम वापस आ जाओ, नाना पार्टिकल, ओम सिंह, यही था। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो सेम फैक्टर यहाँ से आ जाएंगे, साइज घटेगी, ये बढ़ेगी, सेम एज, लेकिन स्थायी विन्यास वाला इसमें गड़बड़ है। वो क्या, एक मेरे लास्ट कल वाले भाग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो थर्ड आवर्त है, थर्ड आवर्त की EA ज़्यादा होती है सेकंड से। तो ये वाले तत्व ये सेकंड आवर्त के, और ये वाले तत्व थर्ड आवर्त के। मैंने जिसमें आपको फ्लोरीन और क्लोरीन का एग्जांपल बताया था, कक्षक बना के, ऑर्बिट बना के, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, इसका रिपल्स होता है। तो इसका मतलब इनकी मैं बात करूं, इन दोनों की मैं बात करूं, तो इन दोनों में यदि मैं इसको आगे रखने की कोशिश करूंगा तो इससे पहले ये आ जाएगा, क्योंकि थर्ड आवर्त की जो EA वो सेकंड से ज़्यादा होगी। तो मैं यदि यहाँ से यहाँ आता हूँ, साइज घटेगी, EA बढ़ेगी, तो EA ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा है किसकी सर, इसकी। ये क्यों है, क्योंकि कल आपने एक रीज़न बताया था। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा सल्फर। कौन आ जाएगा, सल्फर। फिर कौन आएगा, फिर आएगा सर ऑक्सीजन। फिर इन दोनों की बात करो, इसमें भी सेम एज लग जाएगा, तो इसमें पहले कौन आएगा, इसमें सर पहले आएगा फॉस्फोरस, फिर आएगा नाइट्रोजन। तो ये दोनों अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है। EN में कोई अपवाद है नहीं, इसलिए तो आपको ध्यान रखना है नहीं। EN में तो सीधा आप साइज का ध्यान रखो।
बट इन दोनों में आप थोड़ा बहुत ध्यान रखो, इन दोनों में थोड़ा बहुत आप ध्यान रखो। कॉन्सेप्ट बनाते चलो, चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। चलो आ गया समझ में, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। चलो मैं ये मिटा रहा हूँ। एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो ईएन है, जिस प्रकार ईएन एस गुण के समानुपाती होती है, यानी जिस स्ट्रक्चर में संकरण ज्ञात करे और एस गुण ज़्यादा है तो उसकी ईएन ज़्यादा होगी, जिसका हमने अभी सेकेंड और फोर्थ कार्बन के लिए ज्ञात किया। इसी प्रकार जो ईएन होती है, विद्युत ऋणता होती है, वो ओएस के समानुपाती होती है, यानी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन स्टेट के भी समानुपाती होती है। वो कैसे? वो ऐसे, यदि आपको ऐसा दिया जाए SO2 और SO3 है तो किसकी ईएन ज़्यादा होगी, किसकी ईएन ज़्यादा होगी? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ओएस ज्ञात करते हैं। वो कैसे सर? देखो सेम है, सल्फर इसमें, ऑक्सीजन इसमें, तो अब सर कैसे करें? अपन को बेसिकली ओएस ज्ञात करने हो, जिसकी ओएस यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी तो उसकी ईएन भी ज़्यादा होगी। वो कैसे? चलो अपन ज्ञात करते हैं। पहली वाली स्ट्रक्चर करें, इसमें मैं सल्फर ले रहा हूँ, जिसका ज्ञात करना वो एक्स, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है ना, तो एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन के लिए -2, लेकिन ऑक्सीजन है कितने सर? 2 है, बराबर 0। x प्लस -4 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x बराबर +4। कितना आया? +4। इसका मतलब SO2 में जो सल्फर के ऊपर चार्ज है वो है +4। कितना है? +4। चलो बढ़िया है। फिर अपन ज्ञात करते हैं SO3 के लिए। किसके लिए? SO3 के लिए। वो कैसे होगा? चलो अपन आते हैं यहाँ पे। सिंपली बात है, जिसका ज्ञात करना वो x प्लस का प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। कितना होता है? -2। तो सर -2 का -2, कितने ऑक्सीजन है सर? 3 है, बराबर करेंगे अपन 0। x प्लस -2 गुणा 3 कितना हो? -6 बराबर 0। x प्लस -6 बराबर 0 और x बराबर आएगा +6। कितना आएगा? +6। इसका मतलब इस सल्फर के ऊपर चार्ज है +6। और आपने सर अभी बताया कि जो ईएन होती है वो ओएस के समानुपाती होती है, यानी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी। इस कारण SO3 की ईएन SO2 से ज़्यादा। आया समझ में? ये एक अपने आप में फंडा है। मैं आशा कर रहा हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही है। ये थे कुछ मोटे मोटे से क्वेश्चन। लगभग ईएन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये अपने आप में स्थायी विन्यास के ऊपर निर्भर नहीं करते। यहाँ तक आया समझ में? चलो वेरी गुड। अब अपन थोड़े बहुत मिक्सअप क्वेश्चन करते हैं। मिक्सअप का मतलब हमने साइज पढ़ लिया, हमने IE पढ़ लिया, हमने EE पढ़ लिया और आज हमने EN पढ़ लिया। EN में कुछ नहीं ध्यान रखना, सिर्फ साइज वाला फैक्टर ध्यान रखना, क्योंकि स्थायी विन्यास के ऊपर निर्भर करती नहीं, तो ज़्यादा सोचना नहीं। अब इन चारों से रिलेटेड अपन मिक्सअप क्वेश्चन करते हैं। चलो अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस तथा क्लोरीन तत्वों में उनके परमाणु त्रिज्या का तात्पर्य उनके आकार या साइज से है का बढ़ता हुआ क्रम हमें लिखना है। हमने जो फर्स्ट नंबर इकाई शुरू की थी उसमें जो पहला या दूसरा लेक्चर था उसमें हमने साइज या आकार से रिलेटेड पढ़ा था, वही फंडा यहाँ पे अपन को लगाना है। इन 4 तत्वों का बढ़ता हुआ आकार क्या है या कौन से ऑप्शन उससे रिलेटेड है वो बताना है। चलो इसमें अपन कैसे सोल्व करते हैं? वैसे बेसिकली मैंने बोला कि आप हमेशा इन तत्वों को आप पीरियोडिक टेबल में पीरियड या ग्रुप के अनुसार पहले सजाया करो, फिर तुलना की करो। चलो अपन सजाते हैं। ऑल ओवर देखें तो कैल्शियम मैग्नीशियम है अपने आप में S ब्लॉक के एलिमेंट। वो अपन कैसे? बेटा मांगे कार, मतलब बेटा मांगे कार। ये सर आ गए यहाँ पर, इसको हटाओ क्योंकि दिया है नहीं। Mg और Ca दिया हुआ, फिर P और Cl पे ऊपर आए, यानी फास्फोरस और क्लोरीन के ऊपर आए। ये तो सर P ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका मतलब बेटा मांगे या मैग्नीशियम से आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम बार क्या आता है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। मैग्नीशियम बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, फिर सल्फर और फिर क्लोरीन, ऐसे आता है। इसका मतलब ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऐसे सजे हुए। कैसे? इस प्रकार। अब हमें साइज के अनुसार इन्हें सजाना है। तो सर देखो, यदि पीरियोडिक टेबल में यहाँ से यहाँ आऊँगा तो साइज घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि Z इफेक्ट बढ़ेगा। इसका मतलब ये दोनों इनसे छोटे होंगे,
ये दोनों इनसे छोटे होंगे, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा? तो अब सर आपने समझाया कि ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? नंबर ऑफ सेल, यानी कोषों की संख्या बढ़ती है, इस कारण साइज बढ़ती है। इसका मतलब ये दोनों इन दोनों से छोटे, इन दोनों में छोटा कौन सा है? ऊपर वाला। इसका मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है? CA। और CA सबसे पहले किस में आ रहा? सर ए के ऑप्शन है, वेरी गुड। सबसे बड़ा है CA, फिर उससे होगा MG, CA MG। और इन दोनों की अपन बात करें तो यहाँ से यहाँ जा रहे, साइज घट रहे, इसका भाई ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, यानी Mg के बाद फॉस्फोरस आएगा। तो सर Mg के बाद फॉस्फोरस आ रहा, फिर क्लोरीन आ रहा है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन आया AIPMT 2010 में पूछा गया। आया समझ में? आया ना? चलो वेरी गुड, ये क्वेश्चन था 2010 में। फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है, यानी हमें 3 सीक्वेंस दिए हुए, इनमें से रॉन्ग कौन सा वो चूज करना। ये क्वेश्चन आया AIPMT 2006 में। चलो इस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व करते हैं। चलो पहला है कि F2Cl2Br2I2 इनकी विद्युत ऋणता का घटता हुआ क्रम दिया हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी EN, इसकी ज़्यादा होगी, फिर उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। क्या है, राइट है रॉन्ग है? चलो अपन ट्राई करते हैं। सिंपली बात है सर, ये 17वें वर्ग के तत्व जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कल बार आई, अप टू डाउन जाते हैं सर, साइज बढ़ेगी, जैसे ही साइज बढ़ेगी EN घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि EN साइज के विद्युत क्रमानुपाती। ऊपर से नीचे जा रहे, आकार बढ़ रहा, आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता घटेगी। इसका मतलब आयोडीन की विद्युत ऋणता सबसे कम होगी। सर सबसे कम तो है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा Br की होगी, वो भी सही है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा Cl की होगी, वो भी सही, सबसे ज़्यादा F की होगी, वो सही है। इसका मतलब ये वाला सही है। हमें पूछा गया सही नहीं कौन सा है। चलो अपना आगे आते हैं। आगे दिया हुआ F2Cl2Br2I2 इनकी ऑक्सीकारक क्षमता यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का घटता हुआ क्रम दिया हुआ, ये सही है या गलत है? सर ये आपने फंडा बताया नहीं, चलो अभी समझ लो। बेसिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो EN के समानुपाती होती है। किसकी? विद्युत ऋणता। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है उसकी OS भी ज़्यादा है। या अपन बोल से OS नहीं, ऑक्सीकारक क्षमता यानी दूसरे को ऑक्सीडेट करने की जो क्षमता है वो भी ज़्यादा है। तो वो सर किसकी है? सिंपली बात है, ऊपर वाला सीक्वेंस विद्युत ऋणता का ऐसा कैसा इसी का हो जाएगा, तो इसके जैसा है F2Cl2Br2I2। F2 ज़्यादा क्यों? क्योंकि सर इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा। I2 सबसे कम क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता इन चारों में सबसे कम है। इसका ये वाला भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा? सर ये जाएगा। चलो नोटा भी आंसर है, ये भी जा सकता है। चलो अपन ट्राई करते हैं। यहाँ पे 3rd नंबर दिया हुआ HI, HBr, HCl, HF इनमें जल अम्लीय क्षमता यानी कुल मिला के एसिडिक नेचर का बोला है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर HI की होती है और सबसे कम HF की होती है। ये राइट है या रॉन्ग है? आप बताओ क्या आंसर जाएगा इसका, राइट है या रॉन्ग है? क्या जाएगा? चलो अधिकांश बोल रहे सर ये रॉन्ग है। चलो अपन ट्राई करते हैं क्या है इसका फंडा। हालांकि ये भी फंडा मैंने आपको समझाया नहीं, लेकिन समझा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या भरोसा ये पूछा भी जाए। देखो HI, HBr, HCl, HF में हमें पूछा है इनकी अम्लीय सामर्थ्य यानी एसिडिक नेचर। अम्ल क्या होता है? एसिड क्या होता है? जो वाटर में आसानी से H+ देता हो, आसानी से H+ रिलीज करता हो, वो अपने आप में एक अच्छा अम्ल होगा। अब मैं इन चारों की तुलना करता हूँ। मेरे पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि HI की अम्लीय सामर्थ्य यानी एसिडिक नेचर HF से ज़्यादा है, या ऐसे कह सको इसकी इन तीनों से ज़्यादा है। तो क्या ये सही है? नहीं है। तो चलो अपन ट्राई करते हैं। अम्ल वो होता है जो आसानी से H+ देता हो। अब इन चारों में आसानी से कौन देगा वो कैसे पता चलेगा? चलो पढ़ाते हैं। देखो हम पकड़ते, H को छोड़ो, हम इन्हें पकड़ते, फिर कल बाहर आई। अब आपको पता है इन चारों की बात करूं, मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, इनका आकार बढ़ेगा, हाँ या ना? बढ़ेगा। इसका मतलब आयोडीन तो सर सबसे बड़ा है, इतना बड़ा, फिर उससे छोटा सर Br है इतना, फिर उससे छोटा सर Cl है इतना, और फ्लोरीन है इतना, हाँ या ना? ऐसे तो है। अरे हाँ या ना? चलो वेरी गुड सर। ऐसे चलो मैंने तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लिया, आयोडीन सबसे बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर सर हाइड्रोजन सब में कॉमन है तो मैं लिख रहा हूँ आयोडीन इसमें इतना, इसमें भी इतना, इसमें भी इतना और इसमें भी इतना। अरे हाँ या ना? वेरी गुड। अब अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं कि हाइड्रोजन आसानी से कौन देगा। यदि वास्तविक रूप में देखें ने, जो छोटे छोटे होते हैं उनकी बॉन्डिंग अपने आप में मजबूत होती है,
उनकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। भाई समान आकार के आपस में चिपके हुए होंगे तो आसानी से पकड़ पाएंगे। एक बड़ा सा एक छोटा सा क्या आसानी से पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। इसका मतलब ये दोनों तो आसानी से पकड़ के बैठे, H और F मजे से पकड़ के बैठे। इसका मतलब F H को छोड़ेगा ही नहीं, H को नहीं छोड़ेगा, हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब एसिडिक नेचर अच्छी नहीं होगी। लेकिन HI की बात करो, ये तो बहुत बड़ा ये टिन्ना है, अब क्या पकड़ के बैठा हूँ इसका। तो इसका मतलब जो आयोडीन है वो जलीय विलीन में हाइड्रोजन को आसानी से छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि इसका आकार ज़्यादा है। आकार ज़्यादा है, वास्तविक रूप से देखें तो ये से होता है, जिसका आकार बड़ा होता है, जो दूसरे वाले एलिमेंट यानी छोटे को पकड़ा हुआ बैठा है, उसके मध्य जो बंद लंबाई वो ज़्यादा होती है। इस कारण इसको आसानी से बंद को तोड़ सकते हैं और ये वाला चला जा सकता है। इसका मतलब जिसका आकार ज़्यादा होगा उससे जो H जुड़ा हुआ है उसको आसानी से छोड़ सकते, इस कारण उस वाले की अम्लीय सामर्थ्य भी ज़्यादा होगी। इस कारण सबसे आगे ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसका मतलब ये वाला भी राइट है। तो कौन सा क्रम सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोटा, यानी नन ऑफ दी एबोव। आया? फंडा समझ में लेना आपको। हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोडीन का आकार बढ़ेगा, इस कारण हाइड्रोजन को आसानी से पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए हाइड्रोजन आसानी से जलीय विलीन में मुक्त हो जाएगा। इस कारण इसकी अम्लीय नेचर या एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगी। आया समझ? चलो वेरी गुड। हमने पहली इकाई शुरू की थी, उसका जो सब टॉपिक नंबर 9 जो हमने शुरू किया था उसके 4 बिंदु थे। पहला साइज, फिर आई, फिर EA, फिर EF, वो हमने यहाँ तक पढ़ लिए हैं। मैं कल वाली क्लास में आपको पढ़ाऊँगा क्वांटम नंबर। क्योंकि क्वांटम नंबर इसके बाद सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट है। हालांकि 9 सब टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट था 9th वाला। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, थोड़े बहुत यदि आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं तो बाकायदा मुझे पूरा भरोसा यहीं से पूछा जाएगा। फिर भी आप कहीं और से नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, वो भी अपने आप में बढ़िया है। एज इट इज़ मेरी क्लास को आप एक रिवीजन के तौर पे, या आप मान सकते हो कि एक सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हो। कुछ नए फंडे आपको सीखने को मिल सकते हैं। कल हम शुरू करेंगे क्वांटम संख्या। यहाँ तक अपन ने पूरा कर दिया। साइज पढ़ ली, IE, EA और EN पढ़ लिया। क्वांटम नंबर अपने आप पे इंपॉर्टेंट है। मैं उससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा कराऊंगा, और जहाँ तक आज पढ़ा है इसमें लगभग 2 क्वेश्चन आने के चांस है। चलो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज से पर डे आपके साथ क्लासेस शेयर करूं या पर डे आता रहूं। वैसे भी कहावत है, आप कह सका कि अपने सांसारिक का कहीं कहीं कम पड़े रहो। मतलब ह्यूमन है तो एक नेचर होती, कहीं कहीं अपन फंस जाते, इसलिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप पढ़ते रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पॉजिटिव वेव के साथ पढ़ना है। चलो गुड लक।